हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। शुरुआत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइन पार्ट 6 की। लास्ट सेशन जो रहा उसमें हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन किया। वैदिक पीरियड के डिस्कशन को एक तरीके से शुरू किया, राइट। एंड वैदिक पीरियड जो है उसमें हमने ये देखा कि कैसे इस वैदिक पीरियड को जो 1500 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला अर्ली वैदिक पीरियड है और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड है। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा। तो यहाँ वैदिक पीरियड क्या है, इस वैदिक पीरियड को कैसे समझा जाता है, कैसे यहाँ पर इनडायरेक्ट सोर्सेज के ज़रिए, वेदों के ज़रिए, हिम्स और मंत्रों में जो वर्ड्स मेंशन हैं उनके ज़रिए हम इस पीरियड को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो सब चीज़ें हमने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस की। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल पॉलिटी जो है उसमें आप महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखेंगे। राजन की पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती है, वो इलेक्टेड होता है। इसके साथ साथ उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होती है, उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर पुरोहित है, सभा है, समिति है। यहाँ पे हम लोगों ने मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बात की, बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ ये देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में आखिर हुआ क्या, किस तरीके के बदलाव जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो लोग अर्ली वैदिक पीरियड के थे, जिन्होंने हम लोगों ने यहाँ पर बात की, जिनके बारे में बेसिकली जो यहाँ इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी जो है उसके पास यहाँ पर बसे आकर अच्छे नए तरह के जानवरों की तलाश में ये लोग आए थे। ये नॉमेडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह हर वक्त और हमेशा मूव करते रहते थे। हमने प्रीवियस जो सेशन था उसमें जो ट्राइब होती है उसके लिए एक टर्म देखी थी, एक वर्ड जो है वो हमने देखा था, और वो जो वर्ड है वो है जन। जन का मतलब है ट्राइब। लेकिन यही जो ट्राइब है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी, लेकिन जब इन्होंने ईस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट किया और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गंगा नदी के आसपास इन्होंने सेटल होना शुरू किया, इन्होंने एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है उसको प्राइमरी ऑक्यूपेशन के तौर पर अपनाना शुरू किया, तो वो जो टेरिटरी है जहाँ पर इन्होंने अपने पद यानी कि अपने कदम जमाए, वो जो टेरिटरी है वो जनपद कहलाई। धीरे धीरे करके ये जो राजन है इसकी पोस्ट हेरिडिटरी हो गई और इस सारी चीज़ों को करने का काम किसने किया? पुरोहित ने। पुरोहित जो होता था वो राजन के सबसे ज़्यादा करीब होता था और यहाँ पे पुरोहित जो है उसने कुछ नए तरह के यहाँ पे यज्ञ इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से राजन बाकी लोगों के मुकाबले, बाकी ट्राइब के कबीले के लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और सुपीरियर हो गया। और इवन वो जो यज्ञ होते थे पहले उन यज्ञों में पूरी ट्राइब पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब उस ट्राइब को रिप्रेजेंट करने वाला जो राजन है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा। बहुत से यज्ञ जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इस तरीके के जो यज्ञ हैं उनको आप यहाँ होते हुए देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि खेती को यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन के तौर पर अपनाया जा रहा है, गंगा नदी के आसपास का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे इन्होंने आयरन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। आयरन से इन्होंने एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए और उन टूल्स के ज़रिए अच्छे खासा सरप्लस प्रोडक्शन ये किया करते थे। तो जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसी सरप्लस प्रोडक्शन को राजन कलेक्ट कर लेता था टैक्स के तौर पर। और ये जो राजन है पहले अलग से स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था, लेकिन अब अलग से स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन करने लग जाता है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं। स्टैंडिंग आर्मी, अलग से आर्मी मेंटेनेंस के लिए ऑब्वियसली सोर्सेज की ज़रूरत है और ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो इसी तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके तौर में एक टैक्स कलेक्शन के तौर पर ही पूरी होती थी। तो ये सारी चीज़ें आप होती हुई देखेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में बहुत से जनपद आए, बहुत से टेरिटरीज जो हैं वो यहाँ पर राजन्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। लगभग यहाँ पे जो जनपद हैं वो बहुत सारे थे, लेकिन उन जनपदों में से जो सबसे पावरफुल यहाँ पे जनपद थे वो महाजनपद कहलाए और वो लगभग 16 महाजनपद हैं। यहाँ पे सोसाइटी में और भी बहुत से बदलाव आए हैं।
यहाँ पर आप यज्ञ देख सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों को इंट्रोड्यूस करके एक तरह का गैप क्रिएट किया गया राजन के बीच में और ट्राइब के बाकी लोगों के बीच में। ये गैप पहले नहीं होता था, राजन कबीले के ही लोगों में से एक माना जाता था, लेकिन सिर्फ उसकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर उसको लीडर चुना जाता था। लेकिन अब इन यज्ञों के ज़रिए एक तरह से राजन की जो पोस्ट है उसको सुपीरियर बनाया गया और बाकी कबीले के लोगों के मुकाबले उसको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अलग दिखाया गया और इस तरह से उनमें एक तरह का गैप बन गया। यहाँ पर ये जो बैलेंस था वो बैलेंस जो है वो अनइवन सा हो गया और राजन यहाँ आ गया और बाकी के ट्राइब के लोग यहाँ आ गए और बाकी के ट्राइब के जो लोग हैं अब वो प्रजा कहलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में ही हुई। इसके अलावा यहाँ पे जो पुरोहित हैं, अगर मैं पुरोहितों की बात करूँ तो जो पुरोहित होते हैं वो 33 फर्थर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के पुरोहित होते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक पर्टिकुलर यज्ञ अगर हो रहा है तो उस यज्ञ में 4 तरह के पुरोहित होते हैं। एक वो जो कि उस यज्ञ से जुड़ी हुई टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानता है, ठीक है, और वो जो है व्यक्ति वो यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से हवन कुंड का साइज़ कितना होगा, किस डायरेक्शन में उस हवन कुंड को बनाया जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में पानी का मटका रखा जाएगा, वो सारी टेक्निकलिटीज़ को जानने वाला अलग पुरोहित होता है। वो पुरोहित जो उस यज्ञ की शुरुआत करता है, इन्वोकेटरी पोर्शन करता है, वो अलग पुरोहित होता है। ब्राह्मण भी एक पुरोहित ही है और ब्राह्मण उस कैटेगरी में आता है जो कि राजन को पूरे यज्ञ के दौरान असिस्ट करता है। सो यहाँ लगभग 33 फर्थर कैटेगरीज में पुरोहित्स को डिवाइड किया जा सकता है और उनमें से लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए वो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण्स ने यहाँ पर सोसाइटी को एक तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पे 4 तरीके से 4 वर्णों में पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसको विभाजित किया गया। सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, उसके बाद आता है क्षत्रिय वर्ण, उसके बाद यहाँ पर वैश्य वर्ण आता है और फिर शूद्र वर्ण आता है। यानी कि ब्राह्मण वर्ण के लोग वो होंगे जो कि यहाँ यज्ञ करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना, राजा को असिस्ट करना, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, अपने सजेशंस देना, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण्स करते हैं। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय वो हैं जो राजा होंगे, जो यहाँ पर पूरी प्रजा की रक्षा करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। फिर आते हैं वैश्य, इसमें एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, ये सारे लोग वैश्य वर्ण में आते हैं। ये प्राइम टैक्स पेयर्स होते हैं और इन्हीं के टैक्स के आधार पर पूरा का पूरा किंगडम जो है उसको संभाला जाता है। और उसके बाद चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र वर्ण, यानी कि ये अपने से ऊपर जितने भी 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी जो है वो कास्टलेस है, क्लासलेस सोसाइटी है और मैं यहाँ पर ये कहती हूँ आपको कि एक तरीके से मैं यहाँ पर इस सोसाइटी को कास्ट में डिवाइड कर रही हूँ और आप जो है वो निम्न जाति से आते हैं, सबसे निचली जाति से आते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ों को डिविनिटी से कनेक्ट कर दूँ, यानी गॉड से कनेक्ट कर दूँ और ये कहूँ कि ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर इस कास्ट डिवीजन को नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये कास्ट डिवीजन जो है वो गॉड के द्वारा किया गया है, तो यहाँ काफ़ी हद तक सोसाइटी में इस तरह के सिस्टम्स को एक्सेप्टेंस मिल जाती है और कुछ ऐसा ही किया गया। यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये यहाँ पर गॉड्स के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर पूरी दुनिया में एक कॉस्मिक एंटिटी है, एक तरह की एनर्जी है जो एग्जिस्ट करती है और वो जो एनर्जी है, वो जो कॉस्मिक एंटिटी है, उसको आप कुछ भी कह सकते हो। आप उसको आत्मा कह सकते हो, सोल कह सकते हो, ब्राह्मण कह सकते हो, पुरुष कह सकते हो। ये सारे वर्ड्स हैं जो उस कॉस्मिक एंटिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये कहा गया कि वो जो कॉस्मिक एंटिटी है उसके अलग अलग पार्ट से ही ये अलग अलग वर्ण जो है वो जन्म लेते हैं। मतलब एक तरह से आप सोचिए कि एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, और वो एनर्जी जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है और पर्सोनिफाई करके ये कहा गया कि उसका जो मुख वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ से ब्राह्मण्स ने जन्म लिया और इसी वजह से वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे भुजाएं हैं
वहाँ से क्षत्रिय, उस कॉस्मिक एंटिटी, उस एनर्जी, पर्सोनिफाइड एनर्जी की जो यहाँ पर बुझाएं हैं यानी कि हाथ हैं, वहाँ से क्षत्रियों ने जन्म लिया और इसीलिए वो तलवार उठाकर युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद थाई पोर्शन आता है और ये जो थाइज हैं यहाँ से वैश्य वर्ण जो है उन सब लोगों ने जन्म लिया, वहाँ से वो एनर्जी निकल कर आती है। और उसके बाद जो फीट हैं, सबसे निचला दर्जा, वो शूद्रों को दिया गया। तो इस तरह से कॉस्मिक एंटिटी से चीज़ों को कनेक्ट किया गया ताकि लोग इस तरह की वर्ण व्यवस्था को समझ पाएं। इसी वजह से लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सी चीज़ें आई, मतलब कि सोसाइटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधा जा रहा है, एक तरह के कानून में बांधा जा रहा है, सोशल नॉर्म्स एंड ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं। इसी वजह से लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिशन हुआ। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे इवन गॉड्स को भी वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम जो है वो यहाँ फॉलो करते हुए दिखाया गया। आप लोगों ने रामायण और महाभारत जो है वो सुनी होंगी। रामायण और महाभारत जो है वो दो एपिक्स हैं हिंदुज़म में। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तरीके से रामायण और महाभारत में भी जो कैरेक्टर्स हैं वो सब भी वर्ण सिस्टम को फॉलो करते हुए ही दिखाए गए हैं। जैसे भगवान राम की अगर बात की जाए तो भगवान राम जो है वो इक्ष्वाकु क्लेन से आते हैं। इक्ष्वाकुस जो है वो क्षत्रिय हुआ करते थे। इवन उन्हें अश्वमेध यज्ञ करते हुए भी दिखाया गया है। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो वर्ण सिस्टम है इसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, इसी वजह से गॉड से उसको कनेक्ट किया गया और इस तरह से लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें स्थिति काफ़ी बदल गई। वहीं महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। समिति जो हैं अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, अब सिर्फ सभा एग्जिस्ट करती हैं और उस सभा में जो सब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो क्षत्रिय है यानी जो राजा है उसको असिस्ट करते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में आए। एक तरह से यहाँ इस पर्टिकुलर पीरियड में मनुस्मृति इज़ अ टेक्स्ट जिसमें हिंदुज़म से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका कॉम्पोजिशन भी इसी पीरियड में हुआ। लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर बाकी के जो 3 वेद हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये जो 3 वेद हैं इनके ज़रिए हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद कॉम्पोजिशन रुका नहीं, इन वेदों के बाद, इन वेदों में जो कंटेंट है उसके बाद फर्दर कॉम्पोजिशंस होते रहे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरह से इन वेदों में और बाकी के टेक्स्ट में कनेक्शन बताऊँ तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यू विल सी दिस थिंग कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइम्स हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मंत्र हैं। ऋग्वेद के अंदर ये नहीं बताया गया है उन मंत्रों में या फिर उन हाइम्स में ये नहीं बताया गया है कि उन मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए, मतलब किस टोन में उसका उच्चारण किया जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामवेद में है, क्योंकि सामवेद जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है म्यूजिक। साम का मतलब म्यूजिक होता है। जैसे कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के अंदर है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण एक पर्टिकुलर टोन में किया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सामवेद में मिलती है। उसके बाद कौन सा मंत्र किस पर्टिकुलर यज्ञ से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी आपको यजुर्वेद से मिलती है। तो ये 3 वेद जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वहीं जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। अथर्ववेद जो है उसको अगर आप देखते हैं तो अथर्ववेद में ऐसे स्पेल्स हैं, ऐसे मंत्र हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के बारे में बताते हैं। क्लेम करते हैं यहाँ पे ब्राह्मण्स कि अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैजिकल स्पेल्स की कैटेगरी में भी अथर्ववेद को रखा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड हैं और अथर्ववेद इनसे अलग है। अब ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों की अगर बात करें तो इन मंत्रों का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है इन वेदों के अंदर। इन वेदों में सिर्फ मंत्र हैं, सिर्फ हिम्स हैं। अब इनका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है और इन्हें एक्सप्लेन कौन करता है? इन्हें एक्सप्लेन करते हैं ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने इन मंत्रों को एक एक करके एक्सप्लेन किया और वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो कॉम्पोजिशन था, वो जो इंटरप्रिटेशन थी, उसको भी यहाँ पर कंपाइल किया गया और उस कंपाइलेशन को हम लोग ब्राह्मणास कहते हैं। ब्राह्मणास। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे,
हर एक वेद जो है उसके पास अपना एक ब्राह्मणा है, यानी ऋग्वेद के अंदर अपना एक ब्राह्मणा है ऋग्वेद के पास। तो ऋग्वेद में जो हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपको ब्राह्मणास में मिलेगा। सामवेद जो है उसका अपना एक ब्राह्मणा है। तो यहाँ पर ऋग्वेद या वेदों में सिर्फ हिम्स हैं, सिर्फ मंत्र हैं, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरह से ब्रह्मणास नाम के कंपाइलेशन में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फर्थर आपको और ज़्यादा कॉम्पोजिशंस होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि आरण्यक। आरण्यक ब्रह्मणास का ही एनरिच्ड कंटेंट है। आरण्यक में लोकल जो लोग हैं उनकी इंटरप्रिटेशन भी डाली गई है। आरण्यक का एक्चुअल मीनिंग होता है जंगल। तो लोग नॉर्मली क्या करते थे, लोग जंगलों में जाते थे, जंगलों में मेडिटेशन करते थे, मंत्र जो है उनके ऊपर विचार विमर्श करते थे, उसको प्रॉपर तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे, और तब वो जो कॉम्पोजिशंस उन्होंने किए हैं, जो भी इंटरप्रिटेशंस उन्होंने किए, उनका कंपाइलेशन जो हुआ वो आरण्यक कहलाया। यानी ब्राह्मणास जो है वो ब्राह्मण्स के द्वारा इंटरप्रेटेड कंटेंट है, वेदों का इंटरप्रेटेड कंटेंट है। एंड आरण्यक जो है उसमें ब्राह्मणास वाला कंटेंट के साथ साथ और ज़्यादा एनरिच्ड कंटेंट है उसमें, क्योंकि लोकल लोगों ने भी यहाँ पे वेद जो है उनको एक तरीके से क्या करने की कोशिश की है, यहाँ काफ़ी हद तक इंटरप्रेट करने की कोशिश की। ऋषि जो हैं यहाँ पर हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो भी इंटरप्रेट करते थे इन सारे मंत्रों को, और उनका कंपाइलेशन भी आरण्यक में है। और ये इंटरप्रिटेशन, इतना ज़्यादा घोर चिंतन, वो सारी चीज़ें जंगलों में ही हो पाती थी, जंगलों में ही यहाँ पर वो शांति उन्हें मिलती थी। इसी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन को आरण्यक नाम दिया गया, जिसका मतलब जंगल होता है। जब ये इंटरप्रिटेशंस हो रही थी, जब वेदों के जो मंत्र हैं उनको एक तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी, तब बहुत सारे ऐसे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस थे जो कि इन लोगों के दिमाग में उठे, जैसे कि इस पूरी दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ, इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, यूनिवर्सल लॉ कौन सा है जिसके आधार पर ये दुनिया चलती है, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मृत्यु के बाद जीवित रहती है, मृत्यु के बाद का भी कोई जीवन है या नहीं। इस तरीके के मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के दिमाग में उठने लगे, और लोगों ने इन्हें आंसर देने की भी कोशिश की। तो ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली इनके आंसर्स अलग अलग तरह के फिलोसफर्स देंगे, अपनी फिलोसफीज़ को प्रपोज करेंगे, और इन्हीं सारी फिलोसफीज़ का जो कंपाइलेशन है वो उपनिषद में किया गया। तो उपनिषद में आपको फिलोसफीज़ देखने को मिलेंगी, वो सारी फिलोसफीज़ जो हैं वो मिलकर हिंदुज़म को शेप देती हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हिंदुज़म प्रॉपर शेप में आ रहा है, सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से वर्ण सिस्टम में विभाजित किया जा रहा है। ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, इस तरह की मेजर कॉम्पोजिशंस हो रहे हैं, महाभारत रामायण जैसे मेजर कॉम्पोजिशंस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में हो रही है। इसके बाद आती है कास्ट सिस्टम। आप लोगों ने कास्ट सिस्टम जो है उसके बारे में भी सुना होगा। बेसिकली हम लोग जब भी यहाँ पर चीज़ें देखते हैं तो हम कास्ट सिस्टम को वर्ण सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो वर्ण सिस्टम का ही फर्थर सब डिविजन है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों को एग्जिस्ट करते थे, एक साथ एग्जिस्ट करते थे। आखिर कास्ट सिस्टम आया ही क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स जो हैं वो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखते थे जो किसी भी वर्ण में यहाँ पे एक तरह से ऐड नहीं किए जा सकते थे। मतलब मान लीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेडर आता है, ठीक है, वो इंडिया में इन्वेड करता है, वो भारत के कुछ रूलर्स जो हैं उनको हराता है और अपने रूल को इस्टेब्लिश करता है। ऑब्वियसली उसको यहाँ पर सोसाइटी में जगह देनी पड़ेगी, सोसाइटी में एक तरीके से उसको यहाँ पर पोजीशन देनी पड़ेगी। तो वो क्षत्रिय तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो वर्ण व्यवस्था यहीं पर स्थापित हुई, यहीं पर शुरू हुई, इंडियन सोसाइटी का पार्ट थी, तो उसको एक अलग कास्ट दे दी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको किसी भी वर्ण में कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए एक मटका बनाने वाला है, अब मटका बनाने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर दिन में तो मटके बनाता है, लेकिन रात को वो राजा के घर जाकर सेवा भी करता है, वहाँ पर सफाई भी करता है, बाकी चीज़ें भी देखता है। तो ये जो मटके बनाने वाला व्यक्ति है, जो यहाँ पर शहर में जाकर मटके भी बेचता है, इसको हम किस कैटेगरी में डालें? यहाँ पर वैश्य वर्ण में भी ये पूरी तरह से नहीं आता, और इसके घर के कुछ लोग जो हैं वो शूद्र वाला काम भी करते हैं।
तो किस कैटेगरी में आप उन्हें डालेंगे? तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। अब इन जैसे लोगों को कैटेगराइज करने के लिए अलग से जातियाँ बनाई गई। तो वो जो मटके बनाने वाला है वो कुम्हार कहलाया। तो यानी वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों को एग्जिस्ट करते थे, एक साथ सोसाइटी में थे। वर्ण सिस्टम में आपको 4 मेजर डिविजन्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ कास्ट सिस्टम भी था। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको या जिनके काम को पॉल्यूशन के बराबर माना गया, प्रदूषण के बराबर माना गया, और इन्हें ना तो वर्ण सिस्टम में डाला गया, ना ही इनकी कोई अलग से जाति बनाई गई। इन्हें यहाँ पर अछूत यानी कि अनटचेबल्स कहा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में हो रही है, और लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी और ज़्यादा रिजिड होती जा रही है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में होती हुई देखने को मिलेंगी। इस पीरियड में बहुत से किंगडम्स सामने आएंगे, वो किंगडम्स एक दूसरे से युद्ध लड़ेंगे। अलॉन्ग ऑल दीज थिंग्स, वर्ण व्यवस्था, आश्रम सिस्टम एंड यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है वो आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से किंगडम्स भी सामने आ रहे हैं, महाजनपद भी सामने आ रहे हैं, उनके युद्ध भी होंगे। और उन सभी महाजनपद में से एक महाजनपद जो सबसे बड़ा या सबसे उभर कर सामने आएगा वो होगा मगध। तो हम मगध के बारे में बात करेंगे अगले हमारे सेशन में। बट इसके साथ साथ जो सोसाइटी में नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस मॉड्यूल में इतना ही। लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में जो डिफरेंस है उसको आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे बदलाव आ गए, महिलाओं की स्थिति जो है वो डिटोरिएट होने लग गई, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई, सोसाइटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधा गया और सोसाइटी और ज़्यादा रिजिड होती चली गई। तो इसी वजह से वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। आगे के डिस्कशन में हम लोग महाजनपद्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस मॉड्यूल में इतना ही, नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं। आप मुझे अनअकैडमी प्लस जो है उस पर भी यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी के जो फुल फ्लेज कोर्सेज हैं मेरी हिस्ट्री के उनको देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर भी मैं हिस्ट्री से जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, तो अनअकैडमी प्लस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए यहाँ पर आप रीविजिट 10 नाम से जो रेफरल कोड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अनअकैडमी प्लस से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।